अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अलीना बेग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा सेशन मिस रूज खुर्रम के साथ कामिंग और जो बच्चों में किसी किस्म की जो से इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट नहीं कर सकते, उस पे बेस होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग रूज। थैंक यू सो मच लेना फॉर वट एवर यू आर डूइंग। और मैं आपकी एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। यू पुट लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू इन्वेस्ट थैंक लॉट यू। ऑफ पेरेंट। थैंक यू सो वेरी मच। रूज, थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन शेयर कीजिएगा हमारे व्यूअर्स के साथ, फिर हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं इससे। थैंक यू। ओके, मेरा नाम अरूज खुरम है और मैं बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट हूँ एंड आई एम ऑल्सो इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट। मेरा जर्नी जो है वो मेरी बेटी की वजह से स्टार्ट हुआ है। शी इज़ गोइंग टू बी 11 ईयर ओल्ड। और इस फील्ड में मैं उसी की वजह से आई हूँ। एंड आई एम इन 2023 मैंने अपना थेरेपी क्लिनिक ओपन किया है विद द नेम ऑफ ई माइंड्स, इमर्जिंग माइंड्स के नाम से। एंड राइट नाउ हम लोग स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ थेरेपीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके साथ साथ में एक नॉर्मल स्कूल है, हाउस ऑफ जूनियर्स, विच इज़ अ मेन स्ट्रीम स्कूल। हम लोग इंक्लूसिव सेटअप पे काम कर रहे हैं। बच्चे थेरेपीज़ के बाद, रिमेडियल प्रोग्राम के बाद स्कूल में इंक्लूड होते हैं। वहाँ पे आईपीज़ होती हैं और एक प्रॉपर सेंट डिपार्टमेंट मैंने वहाँ पे एक डिज़ाइन किया है। एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद दीज किड्स और बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग काम करते हैं। और यस, दिस इज़ व्हाट आई डू, डूइंग माय बेस्ट फॉर दीज किड्स। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, मैं सेल्फ रेगुलेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो सेल्फ रेगुलेशन का टॉपिक है, मैंने लास्ट ईयर इस पे काम करना शुरू किया है। और लास्ट ईयर जब मैंने काम करना शुरू किया है, मुझे ये चीज़ की रियलाइजेशन हुई है कि ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उतना ही इसके बारे में बात नहीं हो रही है। और ये उतना ही हमारे बच्चों के, स्पेशल नीड्स बच्चों के प्लान में है ही नहीं। अब जब मैंने काम करना शुरू किया है एक्सक्यूज मी, मैंने काम करना शुरू किया तो आई हैव रियलाइज कि इसकी इम्पोर्टेंस जितनी हमारे बच्चों के लिए है, उतनी ही न्यूरोटिपिकल के लिए भी है। और उतनी ही हम जो पेरेंट्स हैं, ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट और ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ द थिंग इज कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, स्पेशली मैं मदर्स की बात करूंगी। वो अपने बच्चों के कंसर्न्स लेकर आ रहे हैं, वो उनकी थेरेपीज प्लान कर रहे हैं, उनके लिए इतना दे ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो उनके लिए ये सब कुछ, एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटिज्म, उसके साथ उनके साथ काम करना, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। तो मैंने बहुत सारी मदर्स को स्पेशली बहुत डिसरेगुलेटेड देखा। लाइक दे आर एट द एंड लाइक दे एट द वर्ज ऑफ लाइक कि उन्होंने अभी ब्रेक डाउन होगा। एंजाइटीज मैंने इतनी देखी हैं। मैंने इतना बिहेवियरल वाइज उनको डिस्कम्फर्ट देखा है। तो मुझे लगता है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना सेल्फ रेगुलेशन की, वो ऑटिज्म के साथ साथ ऑटिज्म के पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इसके सेल्फ रेगुलेशन पे काम करना शुरू किया है, तो आई हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि सेल्फ रेगुलेशन की प्रॉब्लम तो मैं और बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे फेस कर रहे हैं। और इफ वी एड्रेस इट, और वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये स्किल क्या है, वी कैन डू बेटर, वी कैन लिव आर, वी कैन मेंटेन आर वेल बीइंग, वी कैन डू whatever we are doing, we can do it in a better way। तो ये मेरे लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और मैं बड़ी खुश हुई थी जब लेना ने मुझे ये आइडिया प्रपोज किया था, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। और आई थिंक अभी फिलहाल जितने बिहेवियर एनालिस्ट भी काम कर रहे हैं, हम लोगों में से शायद काफ़ी कम लोग हैं जो सेल्फ रेगुलेशन और माइंडफुलनेस पे, ओवरऑल सेल्फ एस्टीम पे, डिप्रेशन, एंजाइटी पे बहुत कम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर लें तो हम इनको प्लान्स में बहुत जल्दी ऐड कर सकते हैं, इस स्किल को। तो स्टार्टिंग अप मैंने इन स्लाइड्स को थोड़ा सा इजी भी रखा है, क्योंकि आई नो इट्स अ पेरेंट सेशन। बहुत सारे पेरेंट्स इससे बाद में भी इससे टिप्स ले सकते हैं। दे कैन हैव सम सिंपलर स्ट्रैटेजीज जिनको दे कैन अडॉप्ट, और उनसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो जब सेल्फ रेगुलेशन की बात आती है तो मैंने सीख सेल्फ इसकी बहुत सारी डेफिनेशन
आती हैं वैसे तो, लेकिन रेगुलेशन का जो एक वर्ड है ना, वो रेगुलेशन इज अबाउट इट्स ऑल अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि आप व्हाई वन थिंग इज हैपनिंग एंड व्हाट यू नीड टू डू विद दैट। तो ये रेगुलेशन इज ऑल अबाउट दैट कि नॉर्मली हम लोग रूटीन में डेली बेसिस पे रेगुलेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, और वी हैव टू कम अक्रॉस सर्टेन सिचुएशन जिसमें वी हैव टू लुक इनटू कि हमारी इस टाइम इस करंट इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, how do we need to understand this requirement and how do we need to act in that requirement. This is all about self regulation. इसमें आपका इमोशनल कॉग्निशन और बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट आते हैं। आपकी जिस तरह का ये वक्त चल रहा है इतना स्ट्रेसफुल, देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स आउटसाइड, जिसकी वजह से वी आर अनेबल टू समटाइम्स वी आर अनेबल टू क्रिएट अ बैलेंस इनसाइड, जिसकी वजह से मैंने देखा है कि we end up having in a longer run we report a lot of anxieties, we get to see a lot of depression cases, फिर बच्चों में behavioral issues हम देख रहे हैं। तो ये self regulation का जो skill है, ये ability है, ये हम लोगों के लिए सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। न्यूरो डाइवर्स हैं, चाहे न्यूरोटिपिकल हैं, किड्स हैं या किड्स हैं या अडल्ट हैं। तो इसको मैंने सिंपल वे में मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सेल्फ रेगुलेशन इज ऑल अबाउट व्हाट इज हाउ डू यू क्रिएट बैलेंस inside considering the outer stressors. आप किस तरह से किस environment में अपने एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स को बैलेंस करके अपने आप को अडेप्ट करके चेंज करके अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करते हैं। सो इट्स अ बिग स्किल, इट्स अ बिग स्किल। और ये बेसिकली हमें आगे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, लाइक इट्स जस्ट फॉर द होल लाइफ। ये आपके चाइल्डहुड से आपके अडल्टहुड तक थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन ये स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस इज हाउ this skills helps you to modify, this skill helps you to make plans, this skill helps you to how you need to deal with demands. Okay, Elena, can you do the next slide please? इन सिंपल वर्ड्स मैंने यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन रखी है, जस्ट टू हाईलाइट द एरियाज जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी टू डेवलप सेल्फ रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ फॉर आवर ऑटिस्टिक किड्स। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू पुट सम अटेंशन कि सेल्फ रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ से काम करना शुरू किया है, मेरे लिए ये टॉप प्रायोरिटी का स्किल हो गया है, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ किड्स जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या वैसे भी मेरे नॉर्मल रूटीन में पेरेंट्स को, टीन्स को, अडल्ट्स को जिस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करते हुए देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ज़्यादा ही है। अब इस की रिक्वायरमेंट आपको सोशल अडेप्टेशन में बहुत आती है। यू गेट इनटू डिफरेंट सेटिंग्स, यू गो इनटू डिफरेंट गैदरिंग्स, यू नीड टू यू गेट एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंग उन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके अपने इमोशंस को अडेप्ट करना और अपने बिहेवियर्स को उस सिचुएशन के हिसाब से एग्जिबिट करना इज ऑल अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, और दिस इज व्हाट सेल्फ रेगुलेशन टीचर्स अस। हमारे स्कूल और करियर की जो सक्सेस है वो भी हमारे इस स्किल पे बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि स्कूल और करियर के जितने गोल्स हैं या जितनी डिमांड्स हैं, दे बोथ आर लाइक स्कूल की रूटीन है या करियर की रूटीन है, आपकी वर्क लाइफ है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रांजिशंस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ चेंजेस। आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, यू गेट टू सी लॉट ऑफ पीपल, यू नीड टू डील विद लॉट ऑफ सिचुएशन। तो यहाँ पे स्कूल और करियर की सक्सेस के लिए सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Socialization experiences कि आप how do you meet people, how do you interact with them, how do you respond to them। फिर environment की expectations भी वही आती हैं जैसे जो आपकी societal expectations होती हैं, और आपके long term goals हैं कि how you are able to achieve your goals based on your values, considering and maintaining your balance inside। और ये आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अभी हम रिसेंटली मेंटल हेल्थ और माइंडफुलनेस पे और बैलेंस्ड लाइफ के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। आई नो कि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट इस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन आई हैव सीन कि बिहेवियर एनालिस्ट ने अब इसमें बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं इस
जब इस एरिया को मैंने एक्सप्लोर किया है, मैं इसको इतना आई हैव स्टार्टेड लविंग इट कि ये इतने लोगों को हेल्प कर रहा है, इतने टीन्स को। मेरे पास स्कूल में स्ट्रेस मैनेजमेंट के इतने केसेस आते हैं, एग्जाम्स के इतने केसेस आते हैं, जो टीन्स के हार्मोनल चेंजेस हैं, उनकी सेल्फ रेगुलेशंस के इतने इश्यूज आ रहे हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये अनअटेंडेड जा रहा है, और तभी हम ज़्यादातर लोगों में स्ट्रेस देख रहे हैं, लोगों को ज़्यादा परेशान भी देख रहे हैं। Next slide, please. ओके नाउ जो बात है हमारी, बेसिकली जो टॉपिक है वो सेल्फ रेगुलेशन इन ऑटिस्टिक किड्स है। आई विल कीप एम्फेसाइजिंग ऑन इट कि सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत जितनी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए है, उतनी ही ऑटिस्टिक पेरेंट के लिए भी है इसकी इम्पोर्टेंस। लेकिन जब हम सेल्फ रेगुलेशन की ऑटिज्म में बात करते हैं, तो कंसिडरिंग, आई एम नॉट गोना गो इनटू द डेफिनेशन ऑफ ऑटिज्म, वी नो कि ऑटिज्म के बेसिक चैलेंजेस क्या होते हैं, उनको सोशलाइजेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सेंसरी सेंसिटिविटीज़ हैं। वी सी देयर सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा एरिया उनकी कम्युनिकेशन का है। वी सी अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस एंड वी सी अ लॉट ऑफ बिहेवियर्स व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिशन। तो ये वाले एरिया सब हम देख रहे हैं कि जिनमें ऑटिज्म के बच्चों को पहले ही चैलेंजेस फेस करना है, एंड दिस इज एक्चुअली द कोर एरियाज जहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट, और दिस इज दीज आर द स्किल्स बेसिकली विच हेल्प्स यू टू रेगुलेट योरसेल्फ। अब हम ऑटिज्म में इन एरियाज में अपने बच्चों को पहले ही पीछे देख रहे हैं, वो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं इन एरियाज में। तो कंसिडरिंग कि उनकी जो लैंग्वेज का चैलेंज है, उनके सोशलाइजेशन का चैलेंज है, उनकी सेंसरीज का चैलेंज है, इन सारी बेसिस पे ऑटिस्टिक बच्चे हाई रिस्क पर हैं डिसरेगुलेशन के। दे फेस मोर सेल्फ रेगुलेशन डिफिकल्टीज बिकॉज उनके लैंग्वेज के डिलेज हैं, उनको इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आता है, उनको इमोशंस को अंडरस्टैंड करना नहीं आता। इसी तरह जो इनकी बिहेवियर रिजिडिटीज हैं, जो इनके पैटर्न्स बने हुए होते हैं, लाइक urge to request for the sameness, और जब देर इज अ वेरिएबिलिटी इन दिस सिचुएशन, कोई चेंज आ गया है सिचुएशन में, तो उनकी रिएक्शन और हाउ डू दे रिएक्ट टू इट, दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट एंड इट एड्स अप टू देयर डिसरेगुलेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अलेना। ओके, सपोर्टिंग दैट, बहुत सारी रिसर्च अब सपोर्ट कर रही हैं कि ऑटिज्म के बच्चे, क्योंकि ये मिनिमली वर्बल होते हैं, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स जो कि लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वर्बल भी हैं, बट रिसर्च ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो सेल्फ रेगुलेशन की डिफ़िकल्टीज़ हैं, और दोज चाइल्ड ऑन स्पेक्ट्रम आर मोर डिसरेगुलेटेड जिनकी कम्युनिकेशन जो है वो मिनिमम है, जो मिनिमम वर्बल है। प्लस अब एक बच्चा ऑन स्पेक्ट्रम इफ हैविंग डिफिकल्टी, वो सेल्फ रेगुलेशन की डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, they will be having difficulty in getting their command in cognitive skill, उनके receptive skills develop करने में उनको difficulty होती है। I have seen in my clinic बहुत सारे बच्चे dysregulated हैं, and we are teaching them, they are unable to pay attention, they are unable to achieve their goals, जो skill हम सिखाना चाह रहे हैं वो नहीं सीख पाते हैं because of their dysregulation। तो कॉग्निशन और डिसरेगुलेशन का भी बहुत क्लोज कनेक्शन रहा है। अगर बच्चे बहुत डिसरेगुलेटेड हैं, आप उनको स्किल्स सिखाने में, दे मे टेक लिटिल लॉन्गर टाइम और दे मे नॉट लर्न इट टू देयर पोटेंशियल। और डिसरेगुलेशन को चैलेंजिंग बिहेवियर्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक किया जा रहा है। फॉर मी एज अ बिहेवियर एनालिस्ट, एवरी बिहेवियर इज़ अ कम्युनिकेशन। तो जब हम बिहेवियर को देखते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ही और शी इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। अब समटाइम्स वी आफ्टर डूइंग आवर फंक्शनल असेसमेंट करने के बाद भी वी आर समटाइम्स नॉट एबल टू फिगर आउट कि बेसिकली फंक्शन क्या है बिहेवियर का। सो वी नीड टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट कि डिसरेगुलेशन या रेगुलेशन पे इसकी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरे लिए सेल्फ रेगुलेशन आफ्टर वर्किंग ऑन इट, एक तरह की, हम लोग बिहेवियर एनालिसिस में एंटीसीडेंट इंटरवेंशंस पे काम करते हैं। मेरे लिए सेल्फ रेगुलेशन का स्किल एक तरह की
एंटीसीडेंट इंटरवेंशन बन गया है, क्योंकि दैट हेल्प्स अस टू मिनिमाइज बिहेवियर, दैट हेल्प्स अस टू नॉट टू सपोर्ट इट कि हम वी डोंट लेट द बिहेवियर हैपन. तो basically if the skill is there, they're able to communicate their emotion needs, they're able to communicate their requirements, and hence we are able to not let the behavior happen. तो जो बिहेवियरल की इश्यूज हम ज्यादा देख रहे हैं वो ज्यादातर डिसरेगुलेटेड बच्चों के साथ भी हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Okay, now it is very important for parents to understand कि हम कौन से साइंस हैं जिनको हम वी टेक इनटू अकाउंट, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वेदर आवर चाइल्ड इज डिसरेगुलेटेड और कितना रेगुलेटेड है. और अगर ये इस तरह के वो बिहेवियर्स देख रहे हैं, सो दे शुड पे सम अटेंशन टू देयर कामिंग स्ट्रेटजीज. दे नीड टू लुक इनटू कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड. तो हम सब मेल्टडाउन्स और एग्रेशंस बहुत देखते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट देख रहे हैं, without any proper function. We see there are a lot of meltdowns happening. The child is agitated all the time. There is no demand, there is nothing going on. The child is moving around restless. फिर सेंसरी ओवरलोड, सेंसरी सेंसिटिविटीज हमने इतनी देखी हैं. ब्राइट लाइट्स बॉदर करती हैं, दे लाउड नॉइसेस उनको बॉदर करती हैं, दे मेक देम अनकंफर्टेबल. फिर बात आती है डिफिकल्टी विद ट्रांजिशंस. जब हम स्कूल रूटीन की बात करते हैं, जब हम घर की रूटीन की बात करते हैं, तो दे हैव डिफिकल्टी विद ट्रांजिशंस. हम उसमें जब देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल लाइक apart from having all the behavior interventions there, we still seeing we don't see any success. So hum dysregulation ko hame we need to bring some attention to dysregulation ki after doing all the things behavior interventions ke baad bhi humne jaise transitions ke liye prepare bhi kiya hai, we still are facing difficulty with transitions. So we need to put our attention कि whether the child, what is going wrong with the child, is he having some other issues, कोई sensory sensitivities और तो नहीं है. फिर आती है repetitive behaviors. हमने ज़्यादातर dysregulated बच्चों के साथ भी stimming ज़्यादा देखी हैं. Like for us, stimming is a repetitive behavior. We call it like automatic. It's just सेल्फ सूदिंग बिहेवियर. बट मैं यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जो सेल्फ रेगुलेशन का वे है विच वो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है. फॉर लॉट ऑफ किड्स vocal stims is another way of regulation. For my own child, vocal conversation, vocal talk is another way of regulating herself, soothing herself. I have seen kids moving around, that what makes them regulated. I have seen kids, fidgeting their body, and that makes them regulated. So it's just, there is no, like we cannot put regulation into a social norm कि रेगुलेट करने का ये तरीका होना चाहिए और दे शुड बी डूइंग दिस फॉर रेगुलेशन. इट इज़ वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, एंड वी नीड टू, आई थिंक, रिस्पेक्ट दैट. Next slide, please. Okay. यहाँ पे ना बेसिकली ये स्लाइड का पर्पस ये है कि मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ पेरेंट्स के लिए भी और थेरेपिस्ट के लिए भी कि लैंग्वेज कितनी इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए. अब हम लोग नॉर्मल ग्रोइंग बच्चों को देखते हैं, दे आर एबल टू एक्सप्रेस दैट कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, मैंने ये नहीं खाना है, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम सैड, आई एम हर्ट. ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल बच्चों को एक्सप्रेस करते देखते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत स्लो होने की वजह से हम अपने ऑटिस्टिक बच्चों में ये चीज़ का बहुत लैक देखते हैं. फिर सेल्फ रेगुलेशन की जो बेसिकली जो प्राइमरी सेल्फ रेगुलेशन है वो एबिलिटीज डिपेंड ही वर्बल डेवलपमेंट पे करती हैं कि आप द मोर द चाइल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट और एनी वे और एनी इन एनी अदर वे, इफ द चाइल्ड इज टेलिंग अस देयर इमोशंस, तो ये बेसिकली दैट हेल्प्स देम टू सेल्फ रेगुलेट. फिर सोशल कम्युनिकेशन के डेफिसिट्स हमने
सो एकेडमिक की पुअर परफॉर्मेंस के साथ भी लिंक होते हैं व्हेन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, व्हेन दे डोंट हैव सफिशिएंट लैंग्वेज, तो हम उनको एकेडमिक परफॉर्मेंस में एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते नहीं देखते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट किया जाए। और मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि आफ्टर प्रैक्टिसिंग सेल्फ रेगुलेशन, मैंने अभी टीन्स पे काम करना शुरू किया है। मुझे आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये सेल्फ रेगुलेशन के गोल को हमें बहुत इनिशियल ईयर्स में ही ऐड कर देना चाहिए कम्युनिकेशन के गोल के साथ। अब जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा स्किल है जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, रीजनिंग है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए लिमिटेशंस आ जाती हैं, व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग, एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। तो यहाँ पर आके फिर लैंग्वेज का बैरियर आ जाता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है और सपोर्ट करती है कि जो मिनिमल वर्बल बच्चे हैं उनको उनके चैलेंजेस ज़्यादा हैं, और जो थोड़े से वर्बल बच्चे हैं उनके बिहेवियरल चैलेंजेस उनको कम फेस करना पड़ते हैं। और जो मैंने रिसर्च में ये भी पढ़ा है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन जो है बेसिकली सोशल स्किल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक इफ द चाइल्ड इज इमोशनली डिसरेगुलेटेड, they are unable to cope up with the social setting, they are unable to do well with in social setting, they are unable to interact with their friends because of dysregulation. Next slide please. ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट द स्ट्रैटेजीज। मैंने इनको अगेन बहुत सिंपल वे में इस तरीके से रखा है कि इफ एनी पेरेंट वांट टू पिक अप एनीथिंग, तो वो समझ सकें कि बाय अप्लाइंग दीज स्ट्रैटेजीज they can start helping their kids. Definitely I would encourage they would start taking help of a professional as well, क्योंकि इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के लिए आपको प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी। जो स्ट्रैटेजीज मैं अब डिस्कस करने लगी हूँ, इनकी सबकी बेस जो है वो बेसिकली बिहेवियर एनालिसिस की वजह से ही हम इनको अचीव कर पाते हैं, जिसमें आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई है, आपके विजुअल चार्ट्स हो गए हैं, जिसमें आपकी चॉइस मेकिंग आ गई है। So it is all we are able to achieve it with the support of behavior analysis interventions and जो उसकी positive methods हैं behavior analysis के। Next कीजिएगा लीना slide. The first one is emotional teaching, जिसमें emotions को हम सिखाना, like the first thing I would do with a child is कि मैं be it a child कि वो बहुत छोटा है, बहुत minimal verbal है, कोई vocal words नहीं है, कोई expressive इतनी language नहीं है, we need to start teaching emotions to them. With considering their understanding, with considering उनकी cognition की levels क्या हैं, and we can do it at a very minimal level. Like we can start with very simple 2 cards, happy and sad. These are 2 emotions, and I think अब जब हम इनको बहुत simplify कर देंगे, visuals के साथ introduce कराएंगे, a lot of kids are able to pick it. A lot of kids are able to understand it. फिर उनको label करना उनको सिखाना है, फिर उनको आइडेंटिफाई करना है, और फिर दूसरे लोगों पे उनको लेबल करना सिखाना है। इन दिस वे वी आर जस्ट बिल्डिंग अ बेस जिसमें हम आगे जाके वी कैन एक्सप्लोर डाइवर्स, और वी कैन एक्सप्लोर अ रेंज ऑफ इमोशंस। ओके, तो मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ कि आई नो बहुत सारे लोगों के लिए और बहुत पेरेंट्स के लिए दे कंसिडर इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट कि इमोशंस का तो बच्चों को पता ही नहीं होता है, दे डोंट एम्पैथी लैक करते हैं। बट वी डोंट स्टार्ट टीचिंग देम एट द राइट एज। हमें बहुत पहली ही एज से इनको जब हम लैंग्वेज के गोल्स प्लान कर रहे हैं ना, जहाँ हम उनको रिक्वेस्टिंग पे इतना फोकस कर रहे हैं, तो आई थिंक इस गोल के लिए इमोशंस को और जो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं सेल्फ रेगुलेशन के, उनको प्लान में ऐड कर देना चाहिए। अब उसको आप बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअलाइज करते हैं। यू प्लान इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। कि बच्चा अगर विजुअल लर्नर है, यू विल ऐड अ लॉट ऑफ विजुअल्स। इफ द चाइल्ड इज not able to discriminate, and you start with one, then you keep on adding the second one. तो emotions का ये first step है self regulation का for our autistic kids, कि आप उनको emotions सिखाना शुरू करें।
आप उनके लिए विजुअल स्टार्ट करें। हमारे पास इमोशन चार्ट्स हैं, इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि जो सिंपल वाले हैं, जस्ट टेक टू हैप्पी सैड और हैप्पी मैड एंड हैप्पी मैड एंड सैड, समथिंग लाइक दैट. तो we can start building up a base by teaching emotions at first for self-regulation. Next. Then comes zones of regulation. ये मुझे बहुत पसंद है ये. It's an evidence based method और ये universal है. Like it is being used for everyone. For neurotypical kids, मैंने neurotypical kids के साथ zones of regulation पे काम किया है. A lot of parents are coming and reporting कि उनके बच्चों के anger issues है, normal growing बच्चों के. Zones of regulation एक intervention है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, एविडेंस बेस्ड है. उसमें आप बच्चों को 4 जोन्स हैं, जिसमें से आइडेंटिफिकेशन है ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड जोन. बेसिकली ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन helps them identify in which zone they are. Either they are in red, in blue, and in green. They identify it first, or फिर we try to put or take them, or we try to direct them what they need to do when they identify they are in a certain zone. इसमें हम लोग बच्चों को basically जब हम self regulation की बात करते हैं तो initially it is prompted. Initially they do it with help. We help them identify how do they need to label it, how do they need to identify कि वो किस zone में. And then later on we developed an independent skill, like if they are in this zone, in a certain zone, what they need to do, what they need to direct themselves toward. तो ये blue, green, yellow, red zones हैं जिसमें simple language, simple structures रखे हुए होते हैं. अलीना नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, उसमें इसका एक विजुअल है. Yeah, this one. अब इसमें again I always keep telling it should be individualized. You can keep it as simple as you want according to the child. आप red zone, sad, sick, happy, calm, like I would go with mad, I will go with happy, and I will go with sad. ये initial है. उसमें zones की identification में they are able to express कि I am in this zone and I need this and I need to do this. Okay. Initially अगेन मैं वही चीज रिपीट करूंगी कि इनिशियली यू डू इट प्रॉम्प्टेड. हम उनको बताते हैं, वी हेल्प देम आइडेंटिफाई एंड वी रीडायरेक्ट, and gradually we make them independent. Like if they feel themselves in a certain zone, unko how do they need to manage it. Okay, so zones of regulation is a very important tool. और बहुत सारे थेरेपिस्ट स्पीच में, बिहेवियर में इसको यूज करते हैं. इमोशंस के बाद जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए we can avoid getting those higher outbursts of behaviors. They can identify कि ये वाला level उनका चल रहा है, and we can help them identify the triggers कि कौन सी चीजें आपको trigger कर रही हैं, and what you need to do to navigate out of this. Next slide please. नेक्स्ट सेंसरी की मैंने पहले भी बात की है कि सेंसरी सेंसिटिविटीज इतनी कॉमन है ऑटिज्म में, और हम लोग बहुत सारे बच्चों को इन सेंसिटिविटीज की वजह से भी डिसरेगुलेटेड देखते हैं. फॉर एन एग्जांपल, किसी बच्चे को टेक्सचर, कपड़ों के किसी टेक्सचर से प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को टैग से प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को लाइट से प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को साउंड से प्रॉब्लम हो सकता है. आइडेंटिफाइंग एंड इफ दे बाय बिल्डिंग इनिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम, अगर वो आइडेंटिफाई कर लें, वी कैन प्रोवाइड देम विद दोज अकोमोडेशंस अकॉर्डिंग टू देयर नीड. अब if a child is having sensitivity with the noises, we should provide noise cancelling headphones. और ये वाली चीजें हम लोग देखते आ रहे हैं, बट इनको स्मार्टली यूटिलाइज फिर भी नहीं कर पाते हैं. एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों के लिए. इनके लिए बहुत हेल्पिंग है छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजीज बीच में रखना. जैसे if a child is having problem with the light, you can accommodate. You should, and we should be flexible in providing accommodation. They should be sitting in a place which has less light, wear more comfortable clothing. Do something with your special interest. Like I've seen kids doing
art, and art is another way for them for regulation. मैंने इसको आगे भी mention किया है. फिर आप sensory tools हैं, visiting toys हैं, weighted blankets मैंने देखे हैं जो self regulation के लिए बहुत help करते हैं. तो आपका अगर occupational therapist के साथ आप जो sensory based occupational therapist हैं वो self regulation में बहुत important role play करते हैं. और ये इस तरह की sensory की एक्टिविटीज तो आई थिंक पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं घर पे. नेक्स्ट कीजिएगा लेना. डीप ब्रीदिंग, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई वोंट से कि बिहेवियर एनालिसिस की कोई टेक्निक है, बट दिस इज समथिंग हम लोगों के लिए भी काम आती है. लाइक ये एक ऐसा स्किल है कि मैंने इसको जब बच्चों पे अप्लाई किया, आई हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट ऑन माई सेल्फ, कि ये डीप ब्रीथिंग इज बेसिकली हेल्प्स यू टू काम योर इनर सेल्फ. और ये वाला स्किल मैं जब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बात करती हूँ तो मैं ओटीज को पहले ही इनकरेज कर देती हूँ कि एंड आई थिंक एवरी पेरेंट शुड बी वोकल अबाउट इट, कि इनको ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज इंट्रोड्यूस कराएं. उनके लिए विजुअल्स यूज करें, ब्रीद इन, लाइक मेक इट फन, किस तरीके से इसको फन वे में इंट्रोड्यूस कराएं. और द थिंग इज यहाँ पे इस चीज़ को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्रीदिंग की एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं या सेल्फ रेगुलेशन की कोई भी स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो मैं इस जगह पे इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करूँगी कि लॉट ऑफ द टाइम्स हम लोग सेल्फ रेगुलेशन की एक्टिविटीज तब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जब द चाइल्ड इज इन अ मेल्टडाउन or the child is having severe behavior. But I would like to say कि आप लोगों ने सेल्फ रेगुलेशन की जो टेक्निक्स हैं या जिन चीज़ों के जो स्किल्स हैं उनको तब प्रैक्टिस करना है when they are calm, when they are able to listen, when they are able to learn better. I have seen people directing kids ke, if the child is having meltdown, deep breathing, they don't know and they're teaching at that time. You need to build up on the skills previously to make a base so that they can use those skills at the time when they need it. तो मैं इस पे दोबारा यही इनकरेज करना चाहूँगी कि स्किल्स तब सिखाएं बच्चों को, उनकी लर्निंग तब होनी चाहिए when they're calm, when they're ready to learn. नेक्स्ट कीजिएगा लीना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये विजुअल सेकंड्स, और मैं बहुत एम्फेसाइज करती हूँ इस पे क्योंकि ये चेंज ऑफ रूटीन और फ्लेक्सिबिलिटी और लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, ये बच्चों में एंजाइटीज को ट्रिगर करती हैं, जिससे सेल्फ रेगुलेशन अफेक्ट होती ही होती है. हम बिहेवियर वी सी अ लॉट ऑफ बिहेवियर कंसर्न्स, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि ट्रांजिशन का मसला आ रहा है, एक टास्क से दूसरे टास्क में नहीं प्रॉब्लम आ रही है. अब ये विजुअल सेकंड्स जो हैं, और विजुअल्स तो वैसे लाइक विजुअल्स आर यूनिवर्सल लैंग्वेज. ये एक स्टैंड, एक पिक्चर जो है वो यूनिवर्सल है, वो इटसेल्फ इनफ होती है. तो जो विजुअल सपोर्ट्स हैं जिसमें आई फील एंड आई वांट, लाइक डिपेंडिंग, आई स्टिल इनकरेज के बहुत सारे बच्चे वोकल भी होते हैं, बट आई स्टिल लाइक कि उनके साथ विजुअल एड्स रखें फॉर द टाइम व्हेन दे आर एट एट अ सर्टेन लेवल जहाँ पे दे डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. ये विजुअल एड्स एक तरह का प्रॉम्प्ट भी कंसिडर होते हैं उनको अपने आप को रेगुलेट करने के लिए और अपने आप को काम डाउन करने के लिए. तो आई फील आई वांट बहुत सिंपल वे है कि आई एम फीलिंग एंग्री एंड आई वांट ब्रेक. I am feeling like it's too noisy, or I feel sad. I want to sit alone. Simple. This is, these are the cards that they can easily exchange. And considering कि ये एक visual है और एक तरह का communication का way, जहाँ बहुत सारे behaviors को we can stop it. We can stop it not happening. Schedules and checklists, the more predictable the routine is. हम लोग autism में देखते हैं कि जो unpredictable कोई भी चीज आ जाती है, they don't know how long they need to set, they don't know how long the task is going to take. तो predictability, schedules, checklist make it easy for them to understand
कि अब एक टास्क खत्म हो गया, इसके बाद दूसरा टास्क है, यू नो, दे आर काम, दे नो दिस इज गोइंग टू एंड, बट व्हेन देयर इज नो स्केड्यूल, द चाइल्ड डज नॉट नो कि ये कब खत्म होने वाला है, ये टास्क कितना लंबा चलेगा, एंड वी सी अ बिहेवियर हैपनिंग, यू नो। तो ये स्केड्यूल्स और चेकलिस्ट तो बहुत ज़्यादा यू नो, मैं स्कूल्स में भी इंकरेज करती हूँ, और मैं अपने क्लिनिक में भी इंकरेज करती हूँ, और ये नॉर्मल रूटीन में पेरेंट्स के घर में उनका पार्ट होने चाहिए। और मैंने देखा है कि लाइक अगर पेरेंट्स सक्सेसफुली विजुअल स्केड्यूल्स को अप्लाई कर ले, तो दे यू नो दे एंड अप हैविंग a better day. Sometimes, you know, they make it easy for kids to understand कि क्या क्या चलना है या क्या क्या आ रहा है, और this is the way of communication, this is how it happens. जैसे इसमें काउंटडाउन का बोर्ड है, जिसमें बच्चों को पता ही नहीं कितने लंबा वेट करना है, वेट कर लो, वेट कर लो। आई हैव अ चाइल्ड जिसको वेट करने में बहुत मसला है, और उसको एक जर्नल इंस्ट्रक्शन की वेट कर लो is not enough for him, or we see a lot of behavior, we see a lot of anger happening कि अब he does not know कितना लंबा वेट करना है। तो such kind of countdown boards जिसमें आप वेटिंग में gradually you know you counting down the time is actually helping them stay calm. It's helping them to predict you know what is going to happen next and how long it is going to end. तो schedules और विजुअल चेक इन इमोशंस के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट लेना। ड्राइंग एंड जर्नलिंग को मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया है, और आई नो ये इसको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है, बट मैं ये स्ट्रैटेजी अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। मैंने बच्चों को देखा है, और लॉट ऑफ पेरेंट्स जो जिनके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, वी सीन कि उनके पास कोई एक्सप्रेशन का एज सच ग्रेट मोड नहीं है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी कम है। अब जब एक्सप्रेशन की बात आती है, तो आर्ट एंड यू नो ड्राइंग एंड जर्नलिंग इज एन अदर वे ऑफ एक्सप्रेशन। उसमें बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, और वट एवर दे आर थिंकिंग, और यू नो वट एवर दे आर फीलिंग, दे आर एबल टू समटाइम्स ड्रॉ इट। मैंने बहुत वो बच्चे देखे हैं हु आर वेरी लेस वर्बल, बट देयर आर्ट एंड देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग थिंग और ड्राइंग इज सो यू नो क्लियर एंड सो डिटेल्ड, कि जिसमें हम we are able to identify okay, this is happening, this is what he is thinking, you know, the thoughts को they are putting into a you know an expression of art। तो वो मैंने वैसे भी देखा है, इट्स जस्ट कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए भी, बहुत सारी मदर्स, बहुत सारे लड़कियों के लिए भी ड्राइंग करना, यू नो जर्नलिंग करना, ये वैसे उनको काम करता है। यू नो इट्स एन एक्सपीरियंस जो आपके लिए एक माइंडफुलनेस का भी एक्सपीरियंस है। तो मैंने अपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, मैंने ऑटिस्टिक टीन्स के साथ ड्राइंग और आर्ट को I have identified this is another way of self-regulation. They enjoy it. They you know the strokes, the way they stroke, that makes them calm. That creates a balance, and that makes them feel good. फिर सेल्फ रेगुलेशन को फिजिकल एक्सरसाइजेस के साथ रिसर्च ने भी सपोर्ट किया है। They have said like physical exercises, be it वो swimming है, चाहे वो any other form of sports है, जो self regulation है आपकी physical movement के साथ बहुत कनेक्टेड है। और इसमें ऑटिज्म और ADHD में रिसर्चर्स ने इसके बहुत बेनिफिट्स देखे हैं, एंड दे हैव सीन kids who are continuously and you know frequently participate in physical activities, they are very well regulated. तो मैं और again physical exercises, sports हैं, they give you an opportunity to develop your you know social skills, they helps in motor skills, and they also you know help in developing cognition skills। और ये वाले skills basically self regulation के लिए भी required है। they get more exposure to you know certain settings जहाँ पे उनको अपने cognition को, अपने emotions को use करके अपने behaviors को adapt करना है। तो ये social settings में तो सबसे बेहतरीन use होता है self regulation का। रिसर्च ने सपोर्ट किया है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। itself is a you know way of self regulation, and I think हम लोग भी ये देखते हैं कि if you are or any person in daily routine, they are stressed, they go for a walk and or they move around, they start feeling better। इसी तरह हमारे बच्चों के साथ भी हैं। आगे ये जो दो इंटरवेंशंस हैं, मैं इन पे
बात करना चाह रही हूँ ये बेसिकली मैं अपनी बिहेवियर एनालिसिस के साथ जो सपोर्ट कर रही हैं 2 स्ट्रैटेजीज और 2 फ्रेमवर्क हैं जो माइंडफुलनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इमोशनल रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं, उनमें से एक है एक्ट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट ट्रेनिंग थेरेपी भी इसको बोलते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज DNAV मॉडल। अब अलीना नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट में है आई वांट टू टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट ट्रेनिंग। ये कन्वेंशनल ABA से थोड़ा सा हटके है। इसमें ज़्यादातर हमें इट मोर रिलाइज ऑन वर्बल एक्सरसाइज। इसके बारे में आप इसमें ड्यूरिंग अ सेशन आप ज़्यादा बात कर रहे हो। इट्स मोर अबाउट कि आप you know how you are putting into words the way you are feeling and whatever you are thinking, but behavior analysis में अब एक्ट में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया हुआ है और I'm seeing a lot of BCBAs supporting ACT for the mindfulness for the teens, especially pre-teens में आप who are vocal, who are able to express, who are dysregulated, और those जो कि आप develop कर रहे हैं anxieties, depression develop कर रहे हैं, you know, उनके साथ एक्ट की इन एक्ट बहुत हेल्पिंग रहा है। इसके अलावा एक्ट पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ऑटिज्म के ऑटिस्टिक पेरेंट्स को, उनके डिप्रेशन को, उनका स्ट्रेस को, उनके जो डिप्रेसिव थॉट्स हैं उसमें एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी इज बेसिकली, अलीना नेक्स्ट कीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं कि ये बेसिकली है क्या। इट्स अ वास्ट टॉपिक और ये एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क है जिसपे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी काम कर रहे हैं, और इस पे आई बिलीव कि एक डिफरेंट ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए सो दैट पीपल स्टार्ट पेरेंट्स स्टार्ट गेटिंग अवेयर ऑफ कि ये एक फ्रेमवर्क है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं ऑटिस्टिक टीन्स के लिए या उनके लिए जो वर्बल हैं बच्चे, और इनको वो अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम एक्ट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस की बात आ रही है। जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट CBT पे काम करते हैं। CBT में देर इज अ थॉट प्रोसेस की, एक थॉट है आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, और CBT हेल्प करता है उनको अपना थॉट चेंज करने में, कि you should not feel like that, you should say like I'm feeling good। तो CBT एड्रेस कर रहा है थॉट्स को चेंज करने में, लेकिन एक्ट हेल्प कर रहा है कि वट एवर द थॉट इज राइट और रॉन्ग, एक्सेप्ट इट, टेक इट एज इट इज, और फिर आप अपनी वैल्यूज के साथ मैच करते हुए अपने अपने बिहेवियर्स को उस तरफ एक्सटेंड करें जो आपकी बिहेवियर्स, जो आपकी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो आपकी वैल्यूज को मैच करते हैं। तो इसमें एक्सेप्टेंस इज जस्ट लाइक वट एवर द थॉट इज, लेट इट बी लाइक दिस, ओके। फिर अभी बिहेवियर थेरेपी में हम माइंडफुलनेस की अप्रोच पे जो है एक्ट के साथ काम कर रहे हैं। मैं टीम्स के साथ काम कर रही हूँ, एक्ट को यूज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा जो हम लोग डिप्रेशन के OCDs के साथ एक्ट की हेल्प ले रहे हैं। फिर हम एंजाइटीज़ के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा पेरेंट के लिए ये रिकमेंड किया है कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट ट्रेनिंग पेरेंट्स को ज़रूर लेनी चाहिए। अगेन मैंने स्टार्ट इसी से किया था कि अगर पेरेंट रेगुलेटेड एंड दे आर एबल टू हेल्प देयर चाइल्ड टू रेगुलेट बेटर, अगर वो खुद रेगुलेटेड हैं तो एक्ट एक जो फ्रेमवर्क है वो अभी रिसेंटली हम लोग बिहेवियर एनालिसिस में पाकिस्तान में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा है इस पर, लेकिन आई वुड इनकरेज कि इसको एक्सप्लोर किया जाए, इसके ऊपर इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि मैंने इसको यूज़ करके बच्चों में चेंजेस देखे हैं, ऑटिस्टिक टीन्स में इम्प्रूवमेंट देखी हैं, जो रेगुलेशंस में और जो एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम के थे, जो इमोशनल डिसरेगुलेशंस के साथ आ रहे थे, मैंने उनके साथ एक्ट को यूज़ करके इसको बहुत हेल्पफुल देखा है। नेक्स्ट कीजिए कर लेना। नेक्स्ट इज DNAV मॉडल। ये भी एक नई मेरे लिए एज बिहेवियर एनालिस्ट एक डिस्कवरी थी, और आई डेंट नो बाहर इस मॉडल को यूज़ करके इतना काम कर लिया बच्चों पे, इतना काम कर लिया, लाइक वहाँ पे स्कूल्स में ये मॉडल यूज़ हो रहा है। बहुत सारे बच्चे अभी प्री टीन्स और टीन एज में भी सेल्फ रेगुलेशन की डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं। भी वो स्ट्रेस, वो एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस हो या हार्मोनल इम्बैलेंस हो। तो DNAV का मॉडल जो है वो मैं हमेशा मैंने यूज़ करना शुरू किया, और ये इट इज़ एन एक्सटेंडेड वे ऑफ एक्ट कि इसमें मैं हमेशा एक्सप्लेन करती हूँ, और अगर कोई पेरेंट हैं जिनके
जो देखेंगे और उनके बच्चे टीन्स में हैं या वेल स्पोकन है, उनकी लैंग्वेज अच्छी है, तो मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करना चाहूँगी कि डीएनए वीव का मॉडल हमेशा हमें एक्सप्लेन किया गया है हैंड मॉडल ऑफ ब्रेन से। सो दिस इज़ योर ब्रेन बेसिकली। ये बहुत फेमस मॉडल है हैंड मॉडल ऑफ ब्रेन, जिसमें ये 4 जो फिंगर्स हैं, the upper part is called your thinking process, and this is called your emotional part. And when you close it, and it should be closed like this, so then they are together, and then they are closed, they are balanced. When you face any big challenge, any big emotion, the first reflex of most of the teenagers or of the people जो कि emotionally dysregulated हैं, उनका first reflex है इसको ऐसे open करना, lid को, the brain lid opens up, जिसमें जब आप lid को open करते हैं तो you give all the control to your emotions. ये इसको हम ज़्यादातर इसको flight, freeze and fight model भी कहते हैं. When you don't know what, you don't take into account your thinking process, और आप flight, freeze और fight mode में चले जाते हैं, either you fight or either you freeze or you just don't move. तो ये डीएनए का मॉडल को मैं इसके साथ इसलिए रिलेट कर रही हूँ कि ये हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है हमारे डिस्कवर्स को, हमारे नोटिसर्स को, हमारे एडवाइजर्स को, और ये हमें मैच करके देता है हमारी वैल्यूज़ के साथ, जिसमें हम सीखते हैं कि व्हेन वी came across anything that is difficult and that is that requires कोई big feeling वाला moment आया है, तो instead of opening the lid, we need to use our thinking process, and we need to put it back. And this is a skill basically which is being taught कि इसको बहुत gradually बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ सिखाया जाता है, लाइक वी वर्क ऑन नोटिसिंग स्किल्स, फिर हम डिस्कवरिंग के स्किल्स पे काम करते हैं, फिर हम एडवाइजर्स को लेकर आते हैं, व्हाट इज योर एडवाइजर टेलिंग यू, हाउ डू यू नोटिस एवरीथिंग, एंड व्हाट डिड यू डिस्कवर बाय एक्सपीरियंस, एंड वी मैच ऑल दोज 4 areas with the values, and we try to keep the lid close, जिसमें इमोशनल आउटबर्स्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं. Whenever we face anything which is disturbing, we are learning how to keep calm, how to ask for how to talk about it, how to be spoken about it. Like let's suppose I'm teaching a child जिसमें the first reflex is she starts shouting, or she gets extremely rude. So we are teaching कि whenever you face certain situation, you get into this mode, and what you need to do, you need to understand the value, and you need to give a pause, and you need to close the lid by asking for a break, or you can say that I'm not liking this, whatever is happening, and I need to step out of it, and I need some time. So these are the skills that I'm working on. इसी तरह से सेल्फ रेगुलेशन को, सेल्फ एस्टीम पे काम किया जा रहा है और सेल्फ रेगुलेशन पे काम किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह के आउटबर्स्ट इज बेसिकली वेयर यू नीड रेगुलेशन मोस्टली. सो डीएनए मॉडल इज वेरी हेल्पफुल, or should be used by an expert. Thank you so much. So this was all about self-regulation, and Lena, if you have any question, please let me know. And मेरी कोशिश है कि अगर इससे बहुत सारी चीजें अगर मैं नहीं भी कोई पिक कर पाया है, इसकी इम्पोर्टेंस को ही अंडरस्टैंड अगर कोई कर ले आफ्टर दिस सेशन, बहुत बहुत मेरे लिए ये अचीवमेंट होगी, क्योंकि दिस इज नॉट मच टॉक्ड अबाउट. Absolutely. Thank you so very much, Rujit, for बहुत मजे का सेशन था, और we have learned a lot. कुछ questions आए हैं that I would like to ask you. सना आबिद का question है, is dysregulation linked to only sensory? Not only with sensory, there are a lot of other areas. Lack of speech, autism की बात कर रहे हैं तो lack of speech, as I mentioned, lack of socialization, उनकी cognitive abilities, उनकी expressive skills, how they are able to express their emotions. So it's not just with because of sensory sensitivities, but that can play a major part. कि sensory sensitivities इतनी high, which is making the child dysregulated, but it can be for a child only reason, but we need to take into account all other areas as well जब हम self regulation की बात करेंगे. Okay, Rabia का question है, how is the zone identification done?
How is the zone identification done? हम्म We try to first pair each emotion that we start. When we start हम्म teaching the emotions initially, हम हम्म उस emotion को zones के साथ pair करना शुरू कर देते हैं. And हम्म basically, zones are extended way of like you're happy, but sometimes you're excited. तो वो हम्म varieties of emotions के लिए हम zones करते हैं, ठीक है? Initially हम एक ही emotion के साथ zone को pair करते हैं, like हम्म the child start labeling I'm in this zone, I'm in this zone. उसके बाद हम navigate करना सिखाते हैं, like what you need to do if you're in that zone, what are the options you choose, or what do you think is going to make you feel better, what do you choose if you're in that area. So again ये भी थोड़ा सा individualized होता है. It's not just I am thinking कि if the child is angry he should have a break. जरूरी नहीं है बच्चे को if at a moment उसको उस time पे break चाहिए. Maybe he just want us, he just wants some lights to turn off, हम्म इस चीजें हैं कि like it's again very individualized कि आपकी zones की identification के बाद आपकी redirection थोड़ी individualized होती है with absolutely them, ठीक है calm. हम्म okay, another question, what can I do if my child refuses to follow self regulation strategies that we have introduced? अगर बच्चा उनको नहीं compliance शो कर रहा, उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? इधर आपको जो बेसिक बिहेवियर इंटरवेंशंस हैं, जो बेसिक हम्म प्रिंसिपल हम्म एनालिसिस की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम्म आप हम्म उसको यूटिलाइज करें. उधर टोकन बोर्ड्स हम यूज कर सकते हम्म हैं, या वी कैन यूज हमारा प्रीमैक प्रिंसिपल है, इफ एंड फर्स्ट एंड देन का प्रिंसिपल है, यू हम्म डू देन यू आर गोना गेट दिस. तो ये बेसिक जो हम्म प्रिंसिपल है बिहेवियर एनालिसिस के, यू कैन कंबाइन है. और डेफिनेटली हम्म इस रीडिंग जो है इन्हीं इंटरवेंशंस की, इन्हीं प्रिंसिपल्स को की सपोर्ट से अचीव की जाती है. एब्सोल्युटली. अच्छा उरूज, अभी तक तो हमने ये बात की ना कि अगर बच्चा ओवरवेल्म हो रहा है या वेल डाउन्स हैं तो बच्चों को किस तरीके से काम डाउन करना है. लेकिन कई दफा ऐसे भी सिनेरियोस बन जाते हैं कि जिसमें बच्चा बिल्कुल शट डाउन कर जाता है अगर वो किसी किस्म के इमोशनल ट्रॉमा से गुजरता है या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होया है कि जिससे वो ओवरवेल्म हो गया, तो वो बात हम्म, करना पसंद नहीं करता, या मैंने अक्सर नोटिस किया है कि वो ज्यादा कोशिश करते कि अंधेरे में जाके बैठे या अकेले बैठना शुरू कर देते, और ये फेज फिर काफी अरसे तक चलता है. इस हम्म. सिनेरियो में क्या करना चाहिए फिर पेरेंट्स को? अलेना, अभी अगेन जितनी चीजें मैंने डिस्कस की हैं, मैंने बहुत फोकस किया है कि दिस दिस हम्म ऑल बी वर्क बिफोर. ये सारी चीजें प्लान के हिस्से में पहले ही होनी चाहिए, सो दैट वी हम्म डोंट दैट स्टेज कि जहाँ हम्म पे फेज ऐसा आ गया है जिसमें हमें नहीं समझ आ रहा है हाउ टू टेक दिस चाइल्ड आउट. ठीक है. हम्म इफ इफ यू पुट द प्लान इन अ वे जो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वी कैन अवॉइड दिस. अब अगर हम्म ये चीज एंड इफ द चाइल्ड इज टेकिंग, तो मुझे जब हम सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं और मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि उसने अगर रेगुलेट होना ना, वी ऑल आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. हम लोग अपने तरीके से रेगुलेट करते हैं. कुछ लोगों के हम्म रेगुलेशन का तरीका म्यूजिक सुनना है, लाइक हम्म समटाइम्स इफ आई एम स्ट्रेस्ड, लाइक मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरे अब्बा जो हैं वो तिलावत सुनते हैं, मैं एब्सोल्युटली. म्यूजिक सुनती हूँ, ठीक है. तो हम्म एवरी वन हैज डिफरेंट वे. हम्म Seeing a child in a dark corner maybe हम्म is not acceptable for the parent, but maybe that is his way of regulation. We need to understand that, and we need to एब्सोल्युटली. give. Okay. ठीक है. Give मरियम him. ने काफी, जी जी, और जी. मरियम ने काफी देर से हैंड रेज किया. मरियम, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ लें. जी अस्सलाम वालेकुम। मरियम. अ, मुझे अरूज ये पूछना था कि मेरे बेटे जो हैं वो डेवलपमेंटल डिलेज के साथ हैं, 6 इयर्स एज है उनकी, ठीक है। तो वो अब स्कूल जाना स्टार्ट हुए हैं, मतलब 6 मंथ्स हुए हैं। तो अर्ली उसका डायग्नोसिस था कि माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म में फॉल कर रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा असेसमेंट करवाई तो पता चला कि वो मतलब हम कंफ्यूज रहते हैं। कोई कुछ हमें थेरेपिस्ट कहते हैं कि उसको ऑटिज्म है माइल्ड लेवल का, और कुछ कहते हैं कि उसको डेवलपमेंटल डिलेज है। ये ठीक है. कंफ्यूजन कभी भी हमारी नहीं खत्म हो पाती कि बेसिकली उसको क्या है। ठीक तो है. खैर उसको ना मैं उसके ऊपर चीजें अप्लाई करती रहती हूँ जो भी मुझे ऑटिज्म से रिलेटेड पता चलती हैं। अब उसका ना एक इशू मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ ये है कि वो ना जैसे बच्चों को वर्कशीट्स मिलती हैं, वो मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है. तो चाहे वो राइटिंग में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीच में और उसको पिक करने में वो बहुत अच्छा है। इंग्लिश को पिक करने में, मैथ्स को पिक करने में कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो उर्दू को देखता है ना, तो वो उसको उसको वर्कशीट देखता है और वो कहता है नो अलिफ बे पे।
उसको साइड पे कर देता है बिल्कुल। और वो Okay. स्कूल में भी यही करता है और घर में भी यही करता है। तो मैं Okay. सिर्फ ये पूछना चाहती थी कि इसको मैं इसको फोर्स करूं या ना करूं, इसको छोड़ दूं उर्दू के अच्छा, लिए। टोटली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है आपका, बट आई वुड लाइक टू आंसर इट कि ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये मेरा मेरा डेली का क्वेश्चन है, बिकॉज आई वर्क इन अ स्कूल सेटिंग और मेरे पास हर दूसरे बच्चे को उर्दू से प्रॉब्लम है, एंड आई डोंट नो व्हाट इज दिस थिंग विद उर्दू कि बच्चे जब उर्दू की वर्कशीट देखते हैं, दे स्टार्ट सेइंग नो। आप यकीन करें, बहुत सारे बच्चों के लिए हमने उर्दू की वर्कशीट्स को एज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर लैंग्वेज बिल्डिंग यूज किया हुआ है। वी हैव टॉट देम कि जब भी उर्दू की शीट रखें, वी गेट टू हेयर नो। अब मरियम, द थिंग इज कि अगर आपने ये चीज आइडेंटिफाई की है कि ही इज डूइंग वेरी गुड एट इंग्लिश एंड ही इज डूइंग वेरी गुड एट मैथ्स, तो यहाँ पे मैं तो आई एम वेरी हैप्पी कि उसकी जो स्किल्स हैं या उसकी कॉग्निशन या उसकी रिसेप्टिव है बहुत अच्छी है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि वो सीख नहीं सकता है, वो सीख रहा है, बट इट्स जस्ट कि फाइंडिंग उर्दू वेरी हार्ड। ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पे इस चीज को भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि यू नीड टू लुक इनटू कि आप उर्दू किस तरीके से सिखा रहे हो। अब समथिंग इज डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है, और हम वही ट्रेडिशनल मेथड के साथ एक वर्कशीट रख देते हैं, तो वो उसको वैसी ही अच्छी नहीं लगेगी। इट्स समथिंग इज हार्ड और हमने उसको वैसे ही हार्ड करके ही प्रेजेंट कर दिया है। तो हम लोगों ने एज अ टीचर, एज अ थेरेपिस्ट क्या किया है, वी डिडंट मेक एनीथिंग इजी फॉर देम। आई वुड इनकरेज कि आप ट्राई करें। एंड अगेन मैं एक आपको जर्नल से सजेशन दे रही हूँ, इट्स नॉट अ राइट फिक्स। आप ट्राई करें कि ट्राई इंट्रोड्यूसिंग उर्दू इन अ फन वे, डू प्ले नॉट जस्ट प्ले की तरह से, हाँ। प्ले वे में आप इंट्रोड्यूस करा के देखें। डू नॉट जस्ट डायरेक्टली जंप ऑन राइटिंग। हो सकता है उसको राइटिंग नहीं अच्छी लगती हो, बट आप डेवलप करें उसकी उर्दू के साथ कोई अच्छी सी, लाइक अगर आपकी बहुत रिक्वायरमेंट है ना, नो पाकिस्तान में रहते हुए हमें उर्दू पे उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, वी वांट किड्स टू अंडरस्टैंड उर्दू। तो आप इस की जो आपका लर्निंग जो टीचिंग का वे है ना, वो आप थोड़ा सा चेंज करके देखें, मेक इट उसकी कुछ उर्दू की एक्टिविटीज ऐसी लेकर आए जिसमें जो उसको चीजें पसंद हो। मैं आज ही मेंशन कर रही थी कि अगर उसको कार्ड्स पसंद है, व्हाई डोंट यू राइट अलिफ मद्दा और उसके हरूफ ऑफ कार्ड्स वाले फ्लैश कार्ड्स पे बना के देखें। यू नीड टू पेयर, यू नीड टू उसको आप थोड़ा स्ट्रैटेजिकली थोड़ा डिफरेंट तरीके से एड्रेस करके देखें। और एक चीज उसके लिए डिफिकल्ट है, आपने उसको डिफिकल्ट ही रहने दी है, तो लाइक एंड यू एक्सपेक्टिंग द चाइल्ड कि वो अब अंडरस्टैंड करे और वो करे, तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो वैसे बहुत अच्छा कर रहा है। यू जस्ट नीड टू चेंज द वे ऑफ योर टीचिंग। थोड़ा सा चेंज करके देखें, थोड़ा फन करके देखें, थोड़ा सा ब्लॉक्स ला के देखें, उस पर देख के देखें, कोई प्ले करके देखें। आई थिंक गोइंग टू हेल्प बहुत सब ज्यादा। ट्राई करनी चाहिए। हाँ, आप ट्राई करके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो शीट्स लिखने लग जाएगा, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ही विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, वो थोड़ा सा लर्न करना शुरू कर देगा। मे बी उसको अच्छा लगने लग जाए द वे यू प्लेइंग, ही स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट। और राइटिंग का जो एक राइटिंग इटसेल्फ बहुत डिफिकल्ट सा टास्क होता है। तो आप मैं इनिशियली अगर आप रिसेप्टिव पे काम कर रहे हैं ना, कॉग्निशन पे, वर्बली बता रहे हैं ना बच्चा, मेरे लिए भी वो बहुत है। अगर वो उर्दू को इतना कर रहा है, मैं उसको राइटिंग पे इतना पुश नहीं करूंगी, क्योंकि राइटिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। उसको टेंशन देनी है, उसको लाइन्स पे देखना है, ही नीड्स टू होल्ड पेंसिल, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, मैं आपको इनकरेज करूंगी, ट्राई ट्राई टीचिंग हिम इन अ प्लेफुल वे। और उर्दू के साथ तो काफी बच्चों की नहीं बनती है। हाँ, ठीक है, Okay, चलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। okay. Next question is how can we manage a child in public place अगर उसे meltdown हो जाता है। और सेकंड क्वेश्चन इनका ये है कि अगर एक बच्चा बगैर किसी वजह के रो रहा है, तो उसको किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं या किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं उसको। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि पब्लिक प्लेस पे एक मेल्टडाउन आ गया एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट। अब पब्लिक प्लेसेस का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, मैं यहाँ पे अगर हम सेंसरी सेंसिटिविटीज की बात करें, तो यू नीड टू फाइंड आउट द ट्रिगर्स। वन थिंग, अगर आप बच्चे के साथ काम कर रहे हैं और आप अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे को, तो यू शुड हैव दिस मच इन्फॉर्मेशन कि इसके ट्रिगर्स क्या हैं, कि उसको नॉइजी प्लेसेस नहीं पसंद है। तो अगर एक मेल्टडाउन आ गया है, तो सोशल एक
पब्लिक सेटिंग इतनी इतनी डिमांडिंग है, ऐसी सिचुएशंस में मैंने पेरेंट्स को पैनिक होते हुए देखा, लाइक दे स्टार्ट यलिंग ऑन द किड कि ये क्या कर रहा है, दे स्टार्ट गेटिंग एम्बैरेस्ड, एंड आई नो इट समटाइम्स गेट एम्बैरेस्ड। तो ऐसी सिचुएशंस में तो मैं encourage कर सकती हूँ, एंड दिस इज योर डिसीजन कि आप यू नीड टू पुट फोकस ऑन द चाइल्ड। वो अगर मेल्टडाउन आ रहा है, मैं एक और चीज बाद में ऐड करूंगी, लेकिन उसका अगर वो मेल्टडाउन आ रहा है ना, तो ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग। तो अगर हम उसको एज अ मेल्टडाउन ना लें, वी टेक इट एज अ कम्युनिकेशन कि हुआ क्या था बेचारे के साथ, लाइक व्हाट वाज द पॉइंट कि वो इस सिचुएशन पे चला गया है कि वी आर अनेबल टू कंट्रोल। तो वी नीड टू बेसिकली टेक इनटू अकाउंट, एक तो ट्रिगर्स को आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के ट्रिगर्स क्या हैं। फिर इसके साथ अगेन हमने इस पे पहले से काम करना होता है। वी डू desensitization, we do exposures, gradual exposures of the places. मेल्टडाउन आ गया है, ऐसी सिचुएशन में आई वुड लाइक कि पेरेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि व्हाट इज द चाइल्ड गोइंग थ्रू, ठीक है, वो अंडरस्टैंड करें एंड जस्ट बी देयर। उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई क्विक फिक्स मिल जाएगा। आई आई सी अ लॉट ऑफ पीपल कि वो कभी कुछ ऑफर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑफर कर रहे हैं, कभी कुछ ऑफर कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा वो खुद भी काम रहे ना, इट्स जस्ट द एनर्जी। समटाइम्स वो इतनी पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो बच्चे वो ज्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। तो हाँ, मैं बच्चे से ज्यादा माँ परेशान हो जाती है, आई एम ज्यादा बहुत ज्यादा। परेशान हो जाती हैं। तो हाँ। आई सजेस्ट कि इट्स हार्ड, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि मेरे लिए बाकी लोग एग्जिस्ट नहीं करते हैं फिर, अगर ऐसी situation कभी क्रिएट ऐसे होती ही है। होना चाहिए। ऐसे होना ओके, चाहिए। जारा, आई थिंक जारा हैज अ क्वेश्चन। जारा, अनम्यूट करें अपने आप को। अच्छा, मुझे पूछना था। असल में मेरे बेटे के ना कुछ ऐसे मतलब मेल्टडाउन हो रहे हैं जो कि मुझे पता लग रहे हैं कि वो किसी चीज से अपसेट है, और वो ना जाके ऐसे अपने आप को जैसे सीढ़ियों में खड़ा कर लेता है या इस तरह करता है शो करने के लिए कि उसको पता है कि मैं उसको कहूंगी कि वो गिर जाएगा, आ जाओ। फिर वो बार बार बोलता रहता है व्हाट हैपेंड, ही वांट्स मी टू आस्क के व्हाट हैपेंड। मैं उससे पूछती हूँ कि वो सोचता भी है, लेकिन मुझे लगता है उसको ना वो वर्ड नहीं मिल पाता कि वो मुझे बताए कि उसको क्या हुआ है। वो व्हाट हैपेंड रिपीट करता रहता है। और तो मैं ना वो चार्ट्स बनाना चाहती हूँ, मतलब जिस तरह आपने जो दिखाए हैं, लेकिन वो इतने वास्ट वर्ड्स हैं कि मतलब हम उस चार्ट्स में क्या क्या रखें और किस तरह, अगर कोई रेफरेंस है जहां से देखें हम वो चार्ट बना लें जहां बच्चा उस पर पॉइंट कर सके। क्योंकि उसकी वोकैबुलरी है, लेकिन उसकी वोकैबुलरी मोस्टली बुक्स वाली है, मतलब एनिमल्स के नाम्स और बेसिक चीजें ना। अब वो उसको वो पता नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा जहरा, आपने ना दो चीजें बताई हैं, दो चीजें मेंशन की हैं कि आप एक तो फेस कर रहे हो एक सिचुएशन जिसमें वो जाके सीढ़ियों के पास खड़ा हो जाता है, और फिर वो बार बार ये बोल रहा है व्हाट हैपन। अब यहाँ पर ना आपने एक तो अंडरस्टैंड करना है, हम लोग बिहेवियर्स पे जब काम कर रहे होते हैं ना, हम फंक्शन निकालते हैं। अब उसने एक पैटर्न डेवलप कर लिया है, या मैं उसको अभी तो उसका फंक्शन नहीं निकाल सकती, बट जितना मुझे समझ आया, ही कैन बी डूइंग इट टू गेट योर अटेंशन, ठीक है, इसकी एक प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। अब वो वहां जाके खड़ा हो गया है और वो बार बार वही स्टेटमेंट सुनना चाह रहा है बेसिकली आपसे, कि आप बोलेंगी व्हाट हैपेंड या आप मना करेंगे उसको। तो आपको थोड़ा सा जो उसके बिहेवियर का पैटर्न है ना, वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर वो सेल्फ हार्मिंग नहीं है, ठीक है, तो ट्राई इग्नोरिंग हिम। बट अगेन मैं आपको एक जर्नल सजेशन दे रही हूँ। मैंने अभी आपके बेटे के बिहेवियर का फंक्शन नहीं निकाला है। मैं आपको सजेस्ट ये करना चाह रही हूँ कि यू नीड टू लुक इनटू इट कीनली, कि आप देखें कि वो इस तरह से क्यों कर रहा है, कि उसने कोई पैटर्न सीख लिया है या वो आपसे किसी रिस्पॉन्स के इंतजार में ऐसा कर रहा है। दूसरी चीज आपने बात की है कि आप चार्ट बनाना चाह रही हैं। जो मैंने चार्ट आपको दिखाया ना, ये इजीली अवेलेबल हैं, पिंटरेस्ट की एक ऐप है उसमें अवेलेबल है। बट उससे पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चे का कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, ठीक है। मैंने इस पे एम्फेसाइज किया है कि आपने इसको इंट्रोड्यूस कराना है इमोशंस को, लेकिन आपने, अगर आप बता रही हैं कि उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत बुक वाली है, तो आई आई बिलीव कि अभी आपने मेंशन नहीं किया कि उसकी कोई फंक्शनल लैंग्वेज है, कि फंक्शनल लैंग्वेज है कि जैसे उसको कोई चीज़ें चाहिए तो वो उनके लिए कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। मैं उन चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज करूंगी, जैसे ही थोड़ी सी डेवलप होने लग जाएंगी उसकी रिक्वेस्टिंग, फिर मैं इमोशंस ऐड करूंगी। क्योंकि ज़रा हम डायरेक्ट इमोशंस पे कैसे चले जाएंगे। हम बेसिक जो उसकी जो पहला स्टेप है ना आपका, वो होता है आपने रिक्वेस्ट सिखानी होती है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हो सकता है कि आप वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए
रिक्वेस्टिंग सिखा दें तो बिहेवियर्स वैसे ही कम हो जाएंगे। तो आपको शायद जो आपका पहला एम्फेसिस इमोशंस आ रहा है वो शायद थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। तो मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ कि आप उसकी फंक्शनल कम्युनिकेशन पे पहले काम करें, उसकी फंक्शनल लैंग्वेज बिल्ड करें, और जो बिहेवियर्स के जो आपके कंसर्न्स हैं ना उनको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू टू टेक एन एक्सपर्ट ओपिनियन इनटू इट, कि वो आपको इसके बिहेवियर्स को देख के उनके फंक्शंस निकाल के आपको गाइडलाइन दें। मैं जर्नल दे सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई डोंट नो द डिटेल। हम लोगों को यूजली रिकमेंडेशन देने के लिए हम लोगों को बहुत डिटेल में फंक्शन को स्टडी करके फिर उसका सोल्यूशन देना होता है। ठीक है जरा। ओके, थैंक यू। उरूज, लास्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगी आपसे, और मुझे पता है कि आपने बहुत दफ़ा ये सुना भी होगा। सबसे ज़्यादा बच्चे जो आजकल के टेंट्रम थ्रो करते हैं, अगर उनसे आईपैड या टैबलेट ले लिया जाए, तो मोबाइल भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आम दे देते हैं उनको। तो इस सिनेरियो में पेरेंट्स को किस तरीके से डील करना चाहिए? कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर अच्छा, दीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अब बेसिकली पेरेंट्स, आपने ओवरऑल ट्रेंड देखा है, लाइक मैं हम लोग बाइक पे निकलते हैं ना, वी सी लॉट ऑफ पीपल, रास्ते में लोग कहीं पे हम्म। भी देर बिजी ऑन द फोन, एवरीवन इज बिजी ऑन द फोन। हम्म। ठीक है, अब हम सारा दिन, पेरेंट्स भी देर बिजी स्क्रोलिंग, वो फोन को बहुत यूज करें, एंड दे एक्सपेक्ट आवर चाइल्ड, और दे एक्सपेक्ट देयर चाइल्ड टू सिट फ्री एंड नॉट यूज फोन। तो मैं तो सबसे पहले जब मुझसे पेरेंट रिकमेंडेशंस पूछते हैं तो मैं उनसे उनका ही स्क्रीन टाइम पूछती हूँ कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं कि इस पे हम कैसे काम किया जाए, तो यस, यू आर मॉडलिंग है। सबसे पहले तो आपने एक एनवायरनमेंट बनाना है कि देयर आर सर्टन वेज, कि देयर आर सर्टन रूल्स, कि हम लोग फोन नहीं यूज कर रहे हैं। अब जिन बच्चों की ऑब्सेशंस हमने देखी हैं स्क्रीन को लेके, मैं ये नहीं कहती हूँ कि इट शुड बी जीरो, इट कैन बी स्मार्टली यूटिलाइज्ड। बहुत स्मार्टली आप इस टाइम को, इफ दे आर सो इनटू इट, मैं यूटिलाइज करती हूँ। एंड आई एम गोना गिव एग्जांपल ऑफ माय ओन चाइल्ड, कि उसको पसंद है फोन, पसंद है उसको, टैबलेट पसंद है, एंड शी वर्क्स विद मी फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग 9 to 5, एंड देन शी गेट्स 1 hour ऑफ फोन, एंड वो उसने अर्न किया है, एंड देर इज नो हार्म इन इट, लाइक उसने सारा दिन उसमें काम किया। तो आई ऑलवेज सजेस्ट पेरेंट्स कि ठीक है, आप दे रहे हैं, इसको बहुत फ्रीक्वेंटली या इसको फ्री ना रखें, यूज इट इन अ स्मार्ट वे, और इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर दें, इसका कोई टाइम डिसाइड कर लें। जैसे इंटरवेंशंस, और बड़ी मजे मजे की इंटरवेंशंस है, जैसे मैंने उसके साथ ये भी इंट्रोड्यूस कराया कि लाइक एवरी टाइम शी डू समथिंग। अब जो बच्चे बहुत गैजेट्स में हैं, दे गेट अ टिकट, 5 minutes की टिकट है, 10 minutes की टिकट है, एंड दे आर अर्निंग ऑल द टाइम, and the more tickets, the amount of tickets she has, she's going to use that. तो आप there are a lot of ways जिसको आप स्क्रीन टाइम को स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लस आपने स्क्रीन टाइम आपने ले लिया ना, तो पेरेंट में मैंने ये बहुत चीज फ्रीक्वेंट देखी है, वो आते हैं ऐसे हाथ से लेके चले जाते हैं। मतलब मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। मुझे आपके हाथ से कोई फोन ले ले, किसी के हाथ से फोन ले ले, आपको इतना अजीब लगेगा। तो मैं इनके बारे में इतना एडवोकेट करती हूँ, मेरे लिए इनकी रिस्पेक्ट भी इतनी ही है जितनी किसी और बच्चे की है, किसी और की है। लाइक आपसे कोई मांगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप चाहते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट करके मांगे, और आप उनके हाथ से ले लेते हैं। दिस इज समथिंग दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। तो आप आराम से आए, उनको बता दें, और हम लोग काउंट डाउन्स भी हम लोगों ने रखे होते हैं कि लाइक आफ्टर 1 minute और आफ्टर 10 minutes, और टाइमर्स फोन में लगा दें। आई डू इट कि 2 minutes का टाइमर है, आपने यूज किया, एंड दे नाउ प्रिडिक्ट कि इतने टाइम बाद हमसे ले लिया जाएगा। तो जब वो एकदम से मोमेंट आता है ना टाइमर बजने का, दे बाय द टाइम दे गेट इनटू द प्रैक्टिस कि आप देना ही देना है। और फिर जब आपने कम्युनिकेट कर दिया, और इफ यू हैव कमिटेड समथिंग कि आपने 2 मिनट के बाद लेना है, तो आपने लेना है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगेन यू विल सी अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटी, कभी वो दे देंगे, कभी बात मानेंगे, सो दीज आर सम, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी एडेड। लेकिन ये जर्नल मैंने चीज़ें देखी हैं, और मैं ये सजेस्ट करूँगी अगर गैजेट को इस तरीके से यूज़ किया जाए। थैंक यू सो वेरी मच। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो पॉइंट है हाईलाइट किया कि जी। बच्चों को भी उनको चॉइस देनी चाहिए कि अच्छा, आप रिटर्न करना चाह रहे हो, या थोड़ा सा आप टाइम भी दे सकते हो। अच्छा चलो 5 minutes, इफ दे आर आस्किंग फॉर 5 minutes, यू कैन से कि ठीक है 5 minute बाद यू हैव टू गिव। उसको फिर ऐसे लगता है कि अथॉरिटी उसके पास है। लेकिन हम Absolutely. लोग, हाँ, मैं पेरेंट्स इस की ना ये आदत होती है, हाँ, वो यही चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने अभी कह दिया ना तो फौरन वापस करो। तो बच्चा भी एजिटेटेड भी हो जाता है,
और वो फिर नेक्स्ट टाइम शायद हो सकता है आपसे छुप के उसको यूज करना शुरू कर दे। लेना असल में ना मैंने बहुत ट्रेंड देखा, मैं आई कीप टॉकिंग अबाउट इट कि जो प्रैक्टिसेस का जो सेंटर बन गया है ना वो कंप्लायंस बन गया है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कमांड दे दी ना तो आप फॉलो हाँ करें। तो वहां बिल्कुल पे ऐसे क्या, ही। मैं इतना बात कर रही हूँ इसके बारे में कि वी आर बेसिकली नॉट, अगर आप इस तरह चाह रहे हैं ना कमांड माने, तो आप हम्म तैयार रोबोट के लिए कि वो आपने उसकी बिल्कुल। ट्रेनिंग ही ऐसे करनी है कि यू हम्म यू ट्रेनिंग रोबोट, आपने कमांड दी ऐसे उसने ही है। फॉलो, एंड दिस इज व्हाट यू डूइंग। फिर जब हम फिर हम्म थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं, मैं अपसेट हो रही होती हूँ कि अब हम्म इसकी अपनी पर्सनालिटी तो कहीं नहीं है, देयर इज नो चॉइस हम्म, मेकिंग, क्रिएटिव ब- थिंकिंग आपने करने यही नहीं है। आपने करने नहीं बिल्कुल। दी। हाँ, उनकी चॉइसेस आ रही थी, वो आपने रीइंफोर्स नहीं की। हम्म प्रैक्टिसिंग इट विद प्री हम्म टीन्स के साथ, अपनी बेटी के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, द चॉइस हम्म मेकिंग जो आपने बात की ना, वो एम्पावरमेंट, बिल्कुल नाउ ऐसी चीज है। टेक बच्चे का डिसीजन। कॉन्फिडेंस भी जो है ना वो भी खत्म हो जाता है। और मुझे याद है मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा जो खुशी का टाइम था वो ये था जिस दिन मुझे मेरे बेटे ने नो किया था कि नहीं ये मैंने काम नहीं करना। क्योंकि उसने अपनी जो वो थिंकिंग थी ना, थॉट प्रोसेस था, उसको उसने शो किया था कि ये चीज उसको बेहतर नहीं लग रही, तो ही डजंट वांट टू डू दैट। अदरवाइज जो उसको कहते थे वो करता जाता था, तो वो एक रोबोटिक सी फीलिंग नो डाउट आती है। और अगर हम न्यूरोटिपिकल बच्चों के साथ भी थोड़ा सा इन बच्चों का एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि वो भी आपकी हर वक्त सारी बातें नहीं मानते, और हम उन्हें चॉइसेस में देते हैं, हम उन्हें बिल्कुल, टाइम भी देते हैं और उनको चांसेस भी देते हैं। बार्गेनिंग चलती हाँ है प्रॉपर, लाइक मैंने बिल्कुल। देखा है न्यूरोटिपिकल्स तो बार्गेन कर रहे हैं, एंड हम्म यू हैव समहाउ कोई हम्म, सेट चल रही होती है, तो इनके साथ क्यों नहीं चलती है, बिल्कुल चलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत हम्म इंपॉर्टेंट है, इस बारे में और बात होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो वेरी मच शुरूज। थैंक यू तो अलेना। हाँ बहुत मज़ा आया, और आई होप कि सबको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, स्पेशली जो डीएनए एंड बी जो सी मैथडोलॉजी है, दैट वाज टोटली समथिंग न्यू फॉर मी, मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था। एंड या वी विल होप कि आप कभी दोबारा आओ और इस पे प्रॉपर इंशाल्लाह, एक नहीं मैं सेशन जरूर कीजिएगा। मैं खुद कहूंगी, हाँ और यू नो अगर मैं इंट्रोड्यूस ही करा दूं एंड पीपल हम्म स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, हम्म तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। तो इंशाल्लाह इनफैक्ट हाँ talk about। बिल्कुल उरूज, मैं बल्कि आपसे ये चाहूंगी कि अगर पॉसिबल हो तो क्या पेरेंट्स की ऐसे चीज़ों पे ट्रेनिंग्स नहीं होनी चाहिए, जैसे एसीटी हो गया, ये डीएनए हो गई, ये ऐसी मेथोडोलॉजीज है जिनके बारे में ना तो कोई जानता है, और मुझे yes नहीं लगता आज से पहले किसी ने किसी प्लेटफॉर्म पे इस पे बात भी की होगी। और yes स्पेशली ऑटिस्टिक एडल्ट्स में जाके ना, जैसे yes, सीबीटी का कॉन्सेप्ट इधर है ही नहीं, उनके साथ काम ही नहीं हो रहा। तो बिल्कुल अगर हम छोटी एज से ही इस तरह की इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं, आई बिलीव दिस थिंग कि जब तक वो टीन एज में या एडल्टहुड में जाएंगे तो उनको सीबीटी या इस तरह की शायद चीज़ों को ना ज़रूरत उतनी पड़े ना। तो से प्लीज़ बिल्कुल इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा अगर हो बिल्कुल सके। प्लान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये एक थोड़ा सा एक जो ट्रेडिशनल एबीए चल रहा है, या हम्म एक हम्म काफी चीजें और प्रैक्टिस करें, एंड दैट्स अ हम्म गुड थिंग। हम्म लेकिन दिस बी अनदर थिंग, क्योंकि हम्म मैंने चीज आइडेंटिफाई की है, एज माई गर्ल इज हम्म ग्रोइंग, मेरा हम्म, वर्क का जो एज हम्म, ग्रुप है, मैं वैसे वैसे एक्सपैंड कर रही हूँ। एंड सही अब है। करें ऑटिस्टिक के साथ न्यूरो टिपिकल्स के इतने केसेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। is going to help a lot of people, not just autistic parent, बहुत सारे parents को इससे हो सकेगी। इंशाल्लाह we'll plan something, Elena, ओके, जरूर। Thank डेफिनेटली ओके। थैंक यू thank you सो वेरी मच वंस अगेन, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। so much।